गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमी का। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड करेंगे और वो है द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो हमारे इंडिया के अंदर जो प्लानिंग सिस्टम था, इकोनॉमिक प्लानिंग हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास जो गोल था वो हम 5-5 साल के अकॉर्डिंगली उसको बनाते थे। 5 ईयर प्लान इसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लान का मतलब क्या है पहले हम देख लें जरा। प्लान को हम 3 पार्ट के अंदर अगर हम इसको लर्न करेंगे तो वेरी इजीली हम इसका कंसेप्ट निकल के आएगा कि प्लान का मतलब क्या है। पहला पॉइंट अगर हम देखें, हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। किस तरह से हमने यूज में लेके आना है जो भी हमारे नेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं। एक तो हमें ये माइंड में रखना है। नंबर 2 जो हमें माइंड में रखना है, इट शुड हैव सम जर्नल एज वेल एज स्पेसिफिक गोल्स। तो हमें पता है कि तो हमने रिसोर्सेज को यूज करना है। सेकेंडली हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य है हमारी इकोनॉमी के लिए, या कुछ जर्नल उद्देश्य है, गोल है हमारा इकोनॉमी के लिए, वो भी माइंड में होना चाहिए। विच आर टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और उन्हीं गोल्स को हमने क्या करना है, अचीव करना है। एक टारगेट हम रखते हैं अपने टाइम पीरियड का, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर हमें उसको अचीव करना है। तो यहाँ पे पूरे तीनों पॉइंटों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो क्या रिजल्ट निकलता है कि प्लान क्या है। प्लान क्या है एक्चुअल में एक ऐसा थॉट है जो कि एक ऐसा गोल है, ऑब्जेक्ट है जो कि हमें अचीव करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ एन नेशन। हमारी इकोनॉमी के पास नेशन कम है, उसी में से हमने उसका अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, चाहे वो जनरल गोल है चाहे स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक टाइम हमें गिवन है, उसी टाइम पीरियड के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी सोच है, इस ऊपर बोलते हैं प्लान। सो इन इंडिया प्लान आर ऑफ 5 ईयर्स ड्यूरेशंस। हमें पता है कि 5 साल के जो ड्यूरेशन है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो है प्लान सेटअप होते हैं इंडिया के अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, ये प्लान का जो सिस्टम है 5 ईयर प्लान, ये हमने कहाँ से लिया है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया इंडिया के पास, वो हमने बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है हमने, सोवियत यूनियन से। ये वहीं से हमें यहाँ पे कंसेप्ट मिला है कि 5 ईयर प्लान जो है हमें लॉन्च करने चाहिए, बनाने चाहिए, ताकि इकोनॉमी को सही तरीके से हम ग्रो करवा पाए, यानी कि उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। तो ये ऐसा पॉइंट हमें कहाँ से बोरो करने को मिला है, सोवियत यूनियन से। इसके बाद अगर हम प्लान की बात कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, जनरल प्लान्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर रीड किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि तो वो जो प्लान्स हम बात कर रहे हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर के लिए ही हमने प्लान नहीं करना है। बेसिकली वो क्या करना होता है, हमें आने वाले कई सालों के ऊपर वो काम करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट जो भी हम रखते हैं, जितने भी गोल्स हमारे माइंड में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन इन 5 ईयर ऑफ अ प्लान, हम वहाँ पे उतना ही नहीं रखते, बट ऑल्सो what is to be achieved over period of 20 years 25 years। तो हमें यहाँ पे देखना है कि उन्हीं प्लान्स को सक्सेसफुली हम आगे कंटिन्यू लेके जाते हैं। 5 ईयर प्लान को, छोटे छोटे प्लान्स को हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं, और इन्हीं प्लान्स को आगे हम क्या चीज़ लेके जाते हैं, टू अचीव। क्या अचीव करेंगे इन्हीं 5 ईयर प्लान्स के दरमियान, हम करेंगे टू अचीव प्लान्स over a period of 20 years या इससे भी कहीं ज़्यादा। तो हम आगे वाले सालों का भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसको अचीव करने का टारगेट रख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे प्लान से ही आगे सक्सेस हमें मिलेगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स को हमें सिर्फ यही नहीं मानना कि हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ 5 ईयर प्लान के लिए हमने अटेन किया है इन प्लान्स को, नहीं, आने वाले टाइम के लिए भी हम इन प्लान्स को इस तरह से करते हैं कि आने वाले टाइम पे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते जाएं, ये हम लेते हैं। तो इन्हीं प्लान्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान्स।
ठीक है। कई बार आपको आता है कि 5 ईयर प्लान्स को, लॉन्ग टाइम जो प्लान्स हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको पर्सपेक्टिव प्लान्स बोला जाता है या फिर लॉन्ग टाइम गोल्स बोला जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट जो हम खास माइंड में रखेंगे। जितने भी हम प्लान की बात कर रहे हैं तो क्या सारे के सारे प्लान, ऑल द गोल्स, उनका सबका सेम रहता है? ऑल द गोल्स ऑफ अ प्लान टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस। तो क्या हमें लगता है कि जितने भी हम प्लान्स की बात कर रहे हैं तो इक्वल इंपॉर्टेंस, ओके इनफ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हम प्लान की बात कर रहे हैं उनका जो भी उद्देश्य है, जो भी गोल है, तो वो क्या सेम होगा? हर एक, अगर हम प्लान की बात करें, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, तो क्या हम ये चीज मान के चलते हैं कि सबका गोल जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस होती है सबकी? ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हमारा मोटिव है मॉडर्न टेक्नोलॉजी करने का, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक गोल है कि हमने इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करना है इंडिया के अंदर, राइट? तो क्या हम ये भी साथ में कह सकते हैं कि सेकंड गोल, ये हमारा फर्स्ट गोल है कि हमने उसको अचीव करना है, और साथ ही साथ में सेकंड गोल को लेके अगर चल सकती हूँ कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अगर मैं ये भी साथ में लेके चलूँ कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो क्या ये दोनों पैरेलल चल सकते हैं? यहाँ पे अगर हम छोटा सा कंसेप्ट माइंड में सोचें तो एक पल के लिए हम इसको पॉजिटिव भी कहेंगे, एक पल के लिए नेगेटिव भी कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बात करें तो अगर तो आप दोनों को एक ही टाइम पीरियड के अंदर अगर आप नोटिस करते हो कि आप वन टाइम के अंदर यू विल वांट टू सक्सेस बोथ द गोल फॉर योर इकोनॉमी, तो इट इज नेवर पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ तो आप टेक्नोलॉजी को लेके आने की बात कर रहे हैं जो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को एक टाइम पीरियड के लिए बढ़ाएगा, और सेकेंड गोल अगर आप ये लेके चलते हो कि नहीं, इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करनी है एम्प्लॉयमेंट, जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट, तो ये दोनों जो टारगेट है दीज आर बोथ कैन पॉसिबल इन डिफरेंट टाइम्स, नॉट एन सिंगल टाइम एट ए टाइम। तो एक ही टाइम पीरियड के अंदर जहां पे अगर हम बात करें तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये कन्फ्लिक्ट जो होता है वो हमें बताता है कि सेम इक्वल इंपॉर्टेंस हम नहीं दे सकते कभी भी सभी प्लान्स को एट ए टाइम, एक ही टाइम पीरियड के ऊपर, राइट? तो अगर हम उसी टाइम पीरियड को लेके चलते हैं तो ये कन्फ्लिक्ट है, तो यानी कि हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। अनदर थिंग इज कि अगर हम ये बोलें कि एक टाइम पे मैं चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी मेरी बढ़ जाए, दूसरे टाइम पे चाहती हूँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? यस इट कैन पॉसिबल। कैसे? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें पता है प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे, राइट? तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सामान ज़्यादा बिकेगा तो इनकम ज़्यादा होगी, राइट? तो अब लोगों के पास भी इनकम है, प्रोड्यूसर्स के पास इनकम है, लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और जो खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादा इकोनॉमी को क्या दे रहे हैं? एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा आ गई है। तो जितनी इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी में, इट इफेक्ट्स टू द एडी, यानी कि नेशनल इनकम को इफेक्ट करेगा। तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ ही क्या हो जाएगा? लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, लोगों की पर्सनल इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। तो उस इनकम से वो क्या करेंगे? इनकम बढ़ी तो यानी कि पब्लिक इनकम बढ़ी, और उसके साथ वो खर्चे ज़्यादा करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को काम पे भी रखना पड़ेगा, लेबर भी हमें ज़्यादा चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे जाके हमें लेबर देगी, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको चलाने के लिए लेबर भी ज़्यादा अपॉइंट करनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो कंसेप्ट पॉसिबल हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पे हमें पॉसिबल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारे लोगों को काम धंधे पे लगाना पड़ेगा। तो वो सारे क्या आ जाएगा हमारे पास? लेबर को इंक्रीज करेगा, बट नॉट इन ए सिंगल टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं कि प्लान
या अभी तक हम टॉपिक बीच बीच में जो पॉइंट्स कर रहे हैं बेटे, वो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बन के निकलता है 3 नंबर में, 4 नंबर में, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कोई पॉइंट है कि जो हमसे रह ना जाए, राइट। तो आगे है प्लान के रिगार्डिंग। एक तो प्लान हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता। सेकेंड क्या होता है प्लान का, कि हमें यहाँ पे ये माइंड में नहीं रखना कि कितना, हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। हमें यहाँ पे प्लान करते हुए ये नहीं देखना कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है, तो ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमें ये चीज़ नहीं माइंड में रखनी कि कितना प्रोड्यूस करना है, तो वो ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते और पॉसिबल भी नहीं है सोचना, ठीक है। तो एक बार सोवियत यूनियन ने ये चीज़ को करने की ट्राई किया था कि हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी आइटम एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस इन देयर इकोनॉमी, तो वहाँ पे वो इस कंसेप्ट को फुलफिल करने में फेल हो गया सोवियत यूनियन। तो इस तरह का कंसेप्ट नहीं सोच सकते हम, जस्ट प्लान कर सकते हैं। फिर प्लान किस चीज़ के लिए करते हैं, प्लान हम सिर्फ ये करेंगे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपका है किसी स्पेशल सेक्टर को लेके। जैसे कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे उम्मीदें ज़्यादा हैं, या हमारा जो है इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए हम प्लान कर रहे हैं, या फिर सर्विसेज सेक्टर के लिए। तो वो अलग अलग सेक्टर वाइज आपने सिर्फ प्लान करके बताना है कि इट प्लेज अ कमांडिंग रोल, कि वो अपना अच्छा रोल कमांडिंग के उसके हाथों में आ जाए और अच्छी तरह से उसको डील कर सके उस सेक्टर को हम, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक अभी तक हमारा सिर्फ प्लान का। अब मेन टॉपिक क्या है, द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो हम गोल ऑफ 5 ईयर प्लान पे चलते हैं अभी। सो द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, जैसे कि हमारा एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए माइंड के अंदर, कि जैसे कि इकोनॉमी का है कि ग्रोथ इकोनॉमी की करनी है, या मॉडर्नाइजेशन करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट करना है, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, इक्विटी। ये कुछ इस तरह के प्रस्पेक्टिव प्लान्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, जो कि गवर्नमेंट सोचती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स की। ये इस तरह के कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। तो इनमें से जिस पॉइंट को हम पहले लेके आना चाहते हैं, प्राइमरी अगर हमारा इंपॉर्टेंस है, सपोज कर लो ग्रोथ को हम अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट मानते हैं कि ये हमें सक्सेस यहाँ पे लेना है, प्राइमरी अगर इसको इम्पॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को पहले हम किस पे ऊपर लगाएंगे, जो कि हमारा प्राइमरी सोर्स है। आफ्टर दैट जैसे जैसे हमारे सेकेंडरी या थर्ड हमारा जो पॉइंट बनता जाएगा इंपॉर्टेंस के लेवल के अकॉर्डिंगली, तो उस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेशन यहाँ पे इकोनॉमी करती जाती है। तो वेरी फर्स्ट हम करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर पहला पॉइंट है हमारा ग्रोथ। ये हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट भी कहलाते हैं, या फिर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी बोला जाता है। तो फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है इकोनॉमी की, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। अगर एक कंट्री की बात करें तो उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकती है, आउटपुट दे सकती है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी ग्रोथ। सो इट इम्प्लाइज, इसको अदर तरीके से देख सकते हैं, इट इम्प्लाइज इधर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और लार्ज स्केल ऑफ सर्विसेज। अदरवाइज वी कैन से कि यहाँ पे प्रोडक्शन कैपिटल और सर्विसेज दोनों ही ज़्यादा, मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि या तो ज़्यादा लार्ज स्टॉक हो प्रोडक्टिव कैपिटल का। व्हाट इज प्रोडक्टिव कैपिटल? प्रोडक्टिव कैपिटल जैसे कि मशीनें वगैरह ज़्यादा हो, कुछ फिक्स्ड आइटम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, मशीन्स या फिर अदर फिक्स्ड आइटम, फिक्स्ड एसेट्स, अगर इकोनॉमी के पास इस तरह का स्टॉक है, तो हम बात कर रहे थे इट इम्प्लाइज इधर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, या तो उसके पास इस तरह का स्टॉक ज़्यादा हो, और लार्ज साइज ऑफ सर्विसेज, या फिर उसके पास सर्विसेज का साइज ज़्यादा हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, या फिर इस तरह की सर्विसेज के फील्ड में उसका साइज काफ़ी लार्ज हो। तो उसी के तरीके से हमें यहाँ पे स्टॉक चेकअप करने को मिलता है कि कितना स्टॉक, कितना कैपेसिटी हमारे ग्रोथ की हो सकती है, कितना प्रोडक्शन हम इकोनॉमी में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वी कैन से कि हम ये भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो, एफिशिएंसी
फर्स्ट में हमने लिखा था स्टॉक ज़्यादा हो या फिर एफिशिएंसी ज़्यादा हो। एफिशिएंसी किस चीज़ की बेटे? प्रोडक्टिव कैपिटल को प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्टिव कैपिटल स्टॉक को बनाने की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो, या सर्विसेज को बढ़ाने की जो उनके पास एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो। हम ये भी बोल सकते हैं एक ही चीज़ है, स्टॉक ज़्यादा है या फिर एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। अब बात आती है कि इस तरीके से जब हम बढ़ाते हैं, गुड इंडिकेटर क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल होती है इकोनॉमी के अंदर अगर इकोनॉमी का जीडीपी लेवल ज़्यादा है। अगर इकोनॉमी में जीडीपी ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ सही मायने में कब होती है? जब जीडीपी ज़्यादा होता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। किस चीज़ की मार्केट वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में जो चीज़ें बनती हैं उसकी मार्केट वैल्यू को चेक कर लो। फाइनल जो आपका रेडी है मार्केट में बेचने के लिए, उसकी मार्केट वैल्यू को अगर हम सबको जोड़ लें तो बन जाता है जीडीपी। तो जीडीपी जो होता है वो किस तरह से, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी की बुक के अंदर कि जो जीडीपी है एज ए केक, उसको हम केक के साथ कंपेयर करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ टू कंपेयर विद अ केक? केक मतलब केक का साइज जितना बड़ा होगा, अगर हम यहाँ पे एक केक बना रहे हैं तो केक अगर तो वो स्मॉल है तो यानी कि बहुत कम लोगों के खाने को मिलेगा। अगर उसका साइज हम बड़ा कर देते हैं तो इट मीन्स अगर उसका साइज बड़ा हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन्स को क्या मिलेगा? उसका एक पार्ट खाने को मिल जाएगा। सेम हम जीडीपी को लेके चलते हैं कि जीडीपी जितना ज़्यादा होगा इतना, जैसे कि लार्ज के तो मोर पीपल कैन एंजॉय इट, राइट? तो इसी तरह से अगर जीडीपी ज़्यादा है तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? इनका कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय कर सकते हैं मीन्स कि लोगों के पास फूड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है जीडीपी ज़्यादा होने से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसके अंदर इसी चीज़ को ही फोकस किया गया है ज़्यादा। किसको लेके? जीडीपी की ग्रोथ को लेके, ठीक है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर तो जितना बड़ा जीडीपी होगा, मोर रिच पर्सन्स और उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा स्टेबल रहेगी, या फिर उनकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी? लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आता है कि जीडीपी जो होता है वो हम कैसे काउंट करते हैं बेटे? जीडीपी जो होता है वो 3 सेक्टर हम लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और या फिर सर्विस सेक्टर। आपको पता है ये तीनों सेक्टर से हमें क्या मिलता है? जीडीपी मिलता है। तो जीडीपी जब इन तीनों सेक्टर से हमें कुछ पोर्शन मिलता है, जैसे सपोज कर लो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें मिल गया 60% हमें मिल गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमने ले लिया 30% पोर्शन, राइट? और 10% हमें सर्विस सेक्टर से मिल गया। तो इन तीनों से हमें कुछ ना कुछ जो है जीडीपी कलेक्ट करने को मिला है, तीनों का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। तो उसको क्या कहते हैं? अगर थोड़ा थोड़ा पोर्शन सभी सेक्टर से हमें मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। तो इसी कंबाइंड जीडीपी को, कंबाइंड जो हमारा स्टॉक तीनों सेक्टर में हम प्रोड्यूस करते हैं उसी को स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का नाम दिया जाता है। कई बार आता है कि स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, तो आप बताओगे जीडीपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम द 3 सेक्टर बाय प्रोपोर्शनेटली। तो जितना आता है उसी को हम स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कहते हैं, राइट? तो ग्रोथ इज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन। अगर हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कई जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, कई सेक्टर में इंडस्ट्रियल का, कुछ ऐसे इकोनॉमी है जहाँ पे इंडस्ट्रीज को मेन फोकस करते हैं तो इंडस्ट्रीज का ज़्यादा होता है ना कंट्रीब्यूशन, कई बार सर्विस का। तो एक बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पे कि सर्विस सेक्टर का अगर रोल ज़्यादा होगा इकोनॉमी के अंदर तो क्या वो डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है? ये क्वेश्चन आता है कई बार आपको। तो अभी हम ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ, किस चीज़ का? ग्रोथ का। ग्रोथ के बारे में आप पहले उसका मीनिंग एक्सप्लेन करो, ग्रोथ होता क्या है, फिर आप बताओगे कि जीडीपी को काउंट करके ही हम ग्रोथ पता कर सकते हैं। और जीडीपी कैसे काउंट करते हैं? फ्रॉम द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट? अब बात आती है कि सर्विस सेक्टर की अगर हम बात कर लें, सर्विस सेक्टर तो क्या जितना ज़्यादा डेवलप होगा आपका सर्विस सेक्टर तो क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड कहलाती है? तो इसका आंसर अगर आ जाए आपको यस लिखना पड़ेगा। कैसे?
कि जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर, लिसन केयरफुली दिस पॉइंट स्टूडेंट, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो अब डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो गया एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम डोमिनेंट, और जो हमारा नेक्स्ट शेयर है, यहाँ पे लिखते हैं शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे जिसमें यहाँ पे ये सेक्टर डोमिनेंट हो रहा है, यानी कि ज्यादा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि पहले से ज्यादा इस इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, राइट। क्योंकि हम एग्रीकल्चर से कहाँ आगे चले गए, इंडस्ट्री सेक्टर तक पहुंच गए, तो हमारी इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अगर हम आगे पॉइंट लेके चलें कि अगर और आगे इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी क्या हो जाएं, उनका शेयर भी कम हो जाए, शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर कम हो जाए, उसकी जगह पे जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो ज्यादा हो जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट ज्यादा करे मोर टू द जीडीपी देन द अदर टू सेक्टर, मीन टू से, ठीक है। तो अगर इसी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन, इसी सेक्टर का शेयर ज्यादा है, शेयर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, तो हम बोलते हैं कि जैसे कि इंडिया के अंदर भी ऐसा देखने को मिला है, तो हम बोलते हैं कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। ये हम किस आधार पर बोलते हैं ये बात कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, नॉर्मली जितनी भी कंट्रीज है उस जगहों के ऊपर यही चीज सेट की गई है कि जहां पे तीनों सेक्टर में से अगर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जीडीपी के अंदर, तो उसको डेवलप्ड कंट्री ही माना जाता है और वो डेवलप्ड होती है। बट इंडिया जैसे देश के अंदर जो कि अभी तक अच्छी तरह से डेवलप्ड भी नहीं है, उस जगह के ऊपर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। जैसे कि हम बात कर रहे थे सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई, कि अब हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि 90 की बात करें तो एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी के अंदर 90 से पहले 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें एग्रीकल्चर फील्ड में मिल रहा था, राइट। लेकिन 90 की बात करें, 1990 में अगर हम सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी के अंदर 40.59% हमें सर्विस सेक्टर से मिल गया, यानी कि ये काफ़ी नियर टू था हमारे एग्रीकल्चर, या इससे भी ज़्यादा हो रहा था उसमें, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा था। हालांकि हमारी इकोनॉमी जब एग्रीकल्चर से हमें जुड़ा हुआ है तो इसको पुअर इकोनॉमी बोला जाता था, हमारी इकोनॉमी को पुअर इकोनॉमी। लेकिन हमारा जो है 90 के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन हमें सर्विस सेक्टर से ही मिल गया, तो ऐसा तो हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज में ही होता है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट। इसके बाद 1991 में और हम आगे बढ़े ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इन 1991 में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट कि सर्विस सेक्टर के जुड़ा अगर कंसेप्ट आ जाए कि अगर हम बात करें कि तीनों सेक्टर में से सर्विस सेक्टर अगर मूव करता है तो उसको डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, नहीं तो यस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एन सिचुएशन when all the people who are able to work and willing to work at the market wage rate are getting work। तो इसका मतलब क्या होगा कि उनको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जबकि लोग जो हैं किसी इकॉनमी के वो काम करने के लिए काबिल हैं और वो काम करना चाहते हैं मार्केट का जितना वेज रेट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इट मीन्स कि हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एंड गेट वर्क, मस्ट गेट वर्क, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो उसी पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, जो कि विलिंग है काम करने के लिए, एबल है और उनको काम मिल भी जाता है उसी वेज रेट के ऊपर। तो यानी कि हमारे इंडिया का ये भी एक ऑब्जेक्ट है कि उन लोगों को हमने क्या देना है, काम देना है, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के अंदर, कि हमारा
जो भी हम प्रोडक्शन करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, वो काम करें। तो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, तो इसका ग्रोथ का बेनिफिट किसको होगा? सोसाइटी को। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ग्रोथ और सोसाइटी मीन्स सोशल जस्टिस, यही एक मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट के बेस के ऊपर। ठीक है, आगे आता है मॉडर्नाइजेशन। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म यानी कि पर्सपेक्टिव प्लान है इकोनॉमी का। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द मॉडर्नाइजेशन। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर हम कुछ नया लेके आना चाहते हैं, कुछ नए तरीके की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन का नाम देते हैं। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर यहाँ पे हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है तो क्या हो गया? यानी कि मॉडर्नाइजेशन हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फार्मर की बात करें, तो अगर एक फार्मर है आउटपुट को बढ़ाना चाहता है, तो वो न्यू सीड्स को यूज़ करेगा। फार्मर की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फार्मर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो क्या करता है? न्यू सीड्स जैसे कि HIV सीड जो होते हैं, तो उनको वो यूज़ करता है, न्यू सीड्स को लेके आता है ताकि वो क्या कर सके? मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो वो क्या हो गया? यानी कि उसने अडॉप्ट कर लिए नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल था। फैक्ट्री में अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फैक्ट्री के लिए मशीन ज़्यादा लेके आएंगे, अच्छी मशीन्स लेके आएंगे जो कि आपका प्रोडक्शन को इंक्रीज लेवल पे लेके जाएगी। इसी को बोलते हैं अडॉप्टेशन करना। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? बेसिकली सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को ही आगे नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आने का ही नाम मॉडर्नाइजेशन नहीं है। तो सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से हम ये नहीं कहते कि हमारी इकॉनमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या होता है कि हमारा जो सोशल आउटलुक है वो भी चेंज हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो इकॉनमी है वो मॉडर्नाइज हो रही है। ठीक है, हमारा जो सोशल आउटलुक है वो बदल जाता है। सोशल आउटलुक कैसे चेंज होता है? जैसे कि पहले लेडीज़ को जो था बाहर काम करने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब सेम टाइप से उनको देखते हैं, सच एज द रिकॉग्नाइजेशन द वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन, कि अब हम देखते हैं कि नहीं, वुमेन्स भी काम कर सकती हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए काम के लिए। तो मॉडर्न सोसाइटी मेक यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन्स इन द वर्क प्लेस। तो अब वुमेन्स को भी वर्क प्लेस पे वो भेजना शुरू कर दिया हमारी इकॉनमी के अंदर, तो उनके टैलेंट को भी वहाँ पे देखा जाता है। तो इसी तरीके से क्या हो गया? उनका आउटलुक जो था वो चेंज हो गया, नज़रिया चेंज हो गया हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों का। इट मीन्स कि हमारी इकॉनमी क्या होगी? मॉडर्नाइज हो रही है। तो अब जो लेडीज़ हैं वो बैंक्स में भी काम करती हैं, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, अदर फील्ड में भी जो है हमें काम करते हुए दिखती हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों के ऊपर, इसीलिए हमारी इकॉनमी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो ये एक पॉइंट था हमारा, मॉडर्नाइज करना, थर्ड गोल था। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब कि जैसे इकॉनमी में हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है, उसके साथ साथ इट ओन रिसोर्स हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं इन सबको करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं रिसोर्सेज को हम और कहाँ लेके जाते हैं अपनी इकॉनमी में? सेल्फ रिलायंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जो हमारे प्लान्स हैं उसमें एक पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। प्लान्स के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, किस काम के लिए? हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो बाहर से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं वो हम फॉरेन से, तो वो इंपोर्ट हम ना करवाएं। वही सारी गुड्स को क्या करें? दीज गुड्स आर प्रोड्यूस इन आवर गवर्नमेंट, जो कि हमें ज़रूरत है, तो ऐसे गुड्स को हम इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करें। दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया शुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो हमारे इंडिया के अंदर शुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में ही प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। तो इट मीन्स क्या हो गया? सेल्फ रिलायंस। और यही मेन ऑब्जेक्ट था फोर्थ हमारा, हमारी इकॉनमी का। इससे क्या होता है कि अगर हम खुद ही बनाते हैं, बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाते, तो ये क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिट होगा? इट मीन्स कि
टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज। तो हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अदर कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। अदर कंट्रीज के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंट था, हम हर चीज़ के लिए बाहर की तरफ देखते थे, तो वो हमारा डिपेंडेंट क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हम धीरे धीरे कम कर देंगे उनके ऊपर डिपेंडेंट होना, ठीक है। तो मेन पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि द पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ है कहाँ से, वो फॉरेन के चुंगल से, यानी कि वहाँ की गुलामी से, डोमिनेशन से, वहाँ से आगे आज़ाद हो चुका है। तो अब उसको क्या चाहिए, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रिलायबल भी हो। वहाँ से निकल गया तो उनके दोबारा उनके पीछे भागने की, उनसे ही इम्पोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सेल्फ रिलायंस होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लोगों को एक तो सेल्फ रिलायंस होने का अगर पूछा जाए कि क्यों होना चाहिए, तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर है कि एक तो लोगों को ये डर लगा रहता है कि हम डिपेंडेंट बन के रह जाएंगे हमेशा के लिए, डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। एक तो उनको ये डर है, इसीलिए वो सेल्फ रिलायंस होना चाहती हैं। रीज़न है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस क्यों होना चाहती हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती अदर कंट्रीज के ऊपर। उनको लगता है कि हम डिपेंडेंट ही होकर रह जाएंगे। और उनके दिल में क्या डर है कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है और फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया इज वल्नरेबिलिटी टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर कंट्रीज। तो उनको ये भी लगता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ठीक है, या फिर फॉरेन कैपिटल जो लोग आजकल यहाँ पे इंडिया में लगा रहे हैं फॉरेन कैपिटल के ज़रिए, क्या वो इन चीज़ों का यूज़ करके या फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए या फिर कैपिटल के ज़रिए इंडिया के अंदर एंटर कर सकते हैं या इंडिया की पॉलिसी में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी उनको डर है। तो इसी वजह से सेल्फ रिलायंट होना चाहता है इंडिया। यही इसीलिए उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट में ये एक खास पॉइंट रखा है कि सेल्फ रिलायबल होना चाहिए इकोनॉमी को, ठीक है। अनदर पॉइंट इज, तो ये लास्ट पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स का है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब समानता होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रीच द पुअर सेक्शन एज वेल एज इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली द रिच। तो जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो गरीबों तक भी पहुंचना चाहिए, राइट। पुअर सेक्शन तक भी हमारा जो है उसका बेनिफिट जाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसको क्या करना चाहिए, रिच पर्सन से एंजॉय करें, नहीं, इसकी बजाय गरीबों तक भी इसका जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उन सभी ग्रोथ का बेनिफिट जो है वो गरीबों को भी मिले, दैट इज द इक्विटी, ठीक है। तो अब हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन हो, ग्रोथ हो या सेल्फ रिलायंस हम बात कर रहे हैं, हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स की बात करी है। तो इन सब का जो बेनिफिट्स हमें दिख रहा है वो कहाँ होना चाहिए, ग्रोथ का, किसी भी कंसेप्ट को ले लो जो ऊपर हमने रीड कर रहे हैं, इनका बेनिफिट हमारे गरीबों को भी होना चाहिए। सो इंडिया शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, ताकि इंडिया अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, चाहे वो खाने की हैं, डिसेंट हाउस उनके पास हो, एजुकेशन सबको मिले, हेल्थ केयर भी सबके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, और लास्ट इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। और मेन पॉइंट है कि जो इनइक्वालिटी हमारे इंडिया के अंदर क्रिएट हुई है किस चीज़ को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेके, ये रिमूव हो जानी चाहिए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हम कहते हैं कि ये करेक्ट नहीं है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक डॉक्टर की बात करें, तो एक डॉक्टर जो है अगर एक टाइम उसने सर्जरी करी है कहीं पे अपने हॉस्पिटल के अंदर, एक सर्जरी का वो कितना ले लेते हैं, अगर हम बोले कि 50,000 रुपया वो अर्न कर लेते हैं विद इन 1 आवर, ओनली 1 आवर के अंदर, एक ही आवर के अंदर, ठीक है, ओनली एन आवर, तो वो 50,000 कमा लेता है एक सर्जरी करके। और सेम अगर कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर है या कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो वो फैक्ट्री में क्या करता है, अगर वर्क कर रहा है तो उसको पूरे साल का ही 50,000 रुपीज़ मिलता है पर एनम के तौर पे। तो ये कहाँ का हमारा इक्विटी हुआ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्रॉपर जो है इकोनॉमी के अंदर डिवाइड नहीं की जा रही है। हालांकि इट इज़ नॉट इट इज़ सोशल अनवारंटेड, यहाँ पे प्रॉपर वारंटी नहीं है कि ये चीज़ हमारी कंफर्म है, सही है। इसी चीज़ के लिए क्या है, इसको करेक्ट करना चाहिए, मस्ट बी करेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। तो ये ज़रूरी है, इसीलिए ये सारे पॉइंट के साथ हमने ये भी लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बदलना चाहिए, उसमें भी इक्विटी हमारे
पुअर को और रिच को बराबर मिलनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को फॉलो करते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे कैसे हम सक्सीड कर सकते हैं। इसी के बिहाफ के ऊपर आता है कि छोटे छोटे गोल्स हम बनाते हैं जिसको हम 5 ईयर प्लान्स कहते हैं, 5 साल के। तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो सारे के सारे इन बड़े ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। छोटा सा कंसेप्ट है वो कि 5 ईयर प्लान्स जो है वो क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे। ओके स्टूडेंट।